Good afternoon, friends. This is AP Singh. Currently, I am serving as an assistant professor of law in the Allahabad Central University, and from last several years, I have been mentoring UPSC aspirants in the living subject like PSIR law optional. Today, we are going to discuss one of the most important topic of PSIR, that is the preamble of Indian Constitution. देखो, एक बात तो पक्के तौर पर कही जा सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं हैंस कैल्सन की भाषा में बोलूं, जिन्होंने प्योर थ्योरी को ओरिजिनेट किया इस दुनिया में, देन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन टू बी द ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा नॉर्म, एक ऐसा कानून जिससे सारे कानून, सारे नियम जन्म लेते हैं। यू कैन टॉक अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर, यू मे हैव द इंस्टेंस ऑफ द इंडियन पॉलिटी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। 140 करोड़ लोगों के अधिकारों की बात कर लें, कर्तव्यों की बात कर लें, या तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हमारे फाउंडिंग फादर थे, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, उनके सपनों की बात कर लें, टू मेक इंडिया इनटू अ वेलफेयर प्रोग्रेसिव ओरिएंटेड सोसाइटी। आप कहेंगे साहब संविधान में सब कुछ दिया है, एंड फॉर दिस रीजन हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लॉ। तो अगर इस लॉ ऑफ द लैंड को हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दावे के साथ कह सकता हूं, आप भारत के संविधान का अवलोकन कर लें, इट इज द प्रेम्बल विच इज द गाइडिंग सोल, इट इज द प्रेम्बल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोहेरेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच डिवाइसेस द ऑब्जेक्टिव, विच डिवाइसेस द ड्रीम्स हमारे लिए, इस देश की सरकारों के लिए, कि हमें भारत को बनाना कैसे है। सो आज की चर्चा भारत के संविधान की प्रस्तावना पर। हम सभी को पता है और ज्यादातर बच्चों को याद होगा कि भारत के संविधान के प्रस्तावना के शब्द क्या है, लेकिन आपको उसकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा और समझाना होगा। मैं कहता हूं, आप भारत के किसी भी कानून की बात कर लें, 1248 के करीब ऑपरेटिव कानून है इस समय भारत में, सेंट्रल स्टेट लॉज को मिलाकर। किसी भी कानून को समझने का सबसे आसान तरीका होता है उस कानून के प्रेम्बल को पढ़ लीजिए, कहीं कहीं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन दिया हुआ है। देखिए, कानून कभी वैक्यूम में नहीं बनता। कानून हमेशा एक सब्जेक्ट के लिए बनता है, एक क्लास के लिए बनता है, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ। आप महिलाओं की बात कर लीजिए, आप बुजुर्गों की बात कर लीजिए, एससी की बात कर लीजिए, एसटी की बात कर लीजिए, ओबीसी की बात कर लीजिए, आप ट्राइबल्स की बात कर लीजिए, पंचायत, मतलब हर लॉ का अपना एक सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट का अपनी एक क्लास और कैटेगरी है, जिसे हम आर्टिकल 14 में कहते हैं साहब हमने किसी पर्टिकुलर क्लास को रीजनेबली क्लासिफाइड कर दिया। तो कहने का मतलब है एक पूरा लॉ एक सब्जेक्ट को डिवोटेड है और एक ऑब्जेक्टिव के साथ बना है। अगर उस ऑब्जेक्टिव को समझना है तो या तो पूरा लॉ पढ़ें, और सबसे आसान तरीका होता है उस कानून के प्रेम्बल को पढ़ लें। उसी तर्ज पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, लॉ ऑफ द लैंड को समझने की कोशिश करते हैं, तो राइट फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 395 को आप एक तरफ रख दें, आप केवल भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इस देश को बनाने का मकसद। जो नया देश था 1950 में, जिसका जन्म हुआ 200 वर्षों की गुलामी के बाद, वह क्या था? अगर आप प्रेम्बल को पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ कीवर्ड्स को मैं मार्क करना चाहूंगा। हम भारत को एक सॉवरेन बनाना चाहते हैं, संप्रभु बनाना चाहते हैं, जो किसी के आगे ना झुके, किसी से ना दबे। हम भारत को एक सोशलिस्ट राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सेकुलर राष्ट्र बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर का, रिपब्लिक कैरेक्टर का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहां पर हम अपने देश के नागरिकों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एश्योर कर सकें, और इस देश को एक यूनिफाइड नेशन बना सकें, उसे इंटीग्रिटी दे सकें। बिकॉज ऑफ दिस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हम कहते हैं साहब वी आर द फेडरल नेशन। हम एक संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाले नहीं। वहां पर राज्यों को छूट है कि वो स्वयं के अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को अलग कर दे। हमारे देश में किसी भी एक राज्य को यह परमिशन नहीं है कि वो भारत संघ से खुद को अलग कर दे। क्यों? क्योंकि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत हमेशा यूनिफाइड रहेगा, भारत हमेशा इंटेग्रेट रहेगा। इसलिए हम फेडरल पॉलिटी हैं। एसआर बुम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में रामास्वामी साहब कहते हैं, लेकिन भारत के संविधान के प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में। तो यह है भारत के संविधान की प्रस्तावना। इंटरव्यू बोर्ड, सामान्यतः अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ेंगे तो इंटरव्यू बोर्ड का ये फेवरेट टॉपिक रहता है कि साहब आपने भारत के संविधान की प्रस्तावना को किसी टेक्स्ट बुक से याद कर लिया, पर्पस क्या है, कैसे बतलाओगे कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ द
प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी नजरों में भारत के संविधान की प्रस्तावना के 3 पर्पस हो सकते हैं जिस पर भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाता है। द वेरी फर्स्ट पर्पस of the preamble of Indian Constitution that it indicates the source from which constitution comes, that is the people of India। भारत का संविधान किसके द्वारा बना गया? भारत के लोगों के द्वारा। भारत का संविधान किसके लिए बनाया गया? भारत के लोगों के लिए। भारत का संविधान किसको समर्पित है? भारत के लोगों के लिए। भारत के संविधान को सफल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? किसी दूसरे देश की है? नहीं, भारत के लोगों की। यह विषय भारत के संविधान की प्रस्तावना से पता चलता है। द पावर ऑफ द वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट द अल्टीमेट पावर रेस्ट इन द हैंड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ देयर राइट टू वोट। हमारे पास एमपी एमएलए हैं, दे गवर्न द कंट्री, दे मेक द लॉज, बट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। यह विषय कहां से पता चलता है? यह विषय बेटा आर्टिकल 326 327 से नहीं पता चलता। यह विषय पता चलता है भारत के संविधान की प्रस्तावना से। दूसरा विषय, इट कंटेन्स द इनेक्टिंग क्लॉज। अब इनेक्टिंग क्लॉज मतलब क्या होता है? इट यूजली डिस्क्राइब्स द सोर्स फ्रॉम विच लॉ क्लेम्स टू डिराइव इट्स अथॉरिटी। आप साहब कहते हैं कि इस देश में जो कुछ भी होगा दैट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। आप यही ना कहते हैं? कोई लॉ है, कोई नोटिफिकेशन है, कोई कस्टम है, कोई यूजेस है, कोई ऑर्डिनेंस है, जो कुछ भी होगा वो संविधान के कंसोनेंस में होना चाहिए। लेकिन संविधान के जो पार्ट इस देश की आत्मा है वो अपनी अथॉरिटी कहां से डिराइव करेंगे? आप कह दीजिए साहब प्रेम्बल से करेंगे। यही हमें प्रेम्बल बतलाता है। जो मैंने आपको कीवर्ड्स दिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, सॉवरेनिटी, यही तो है अथॉरिटी का सोर्स। तीसरा विषय, इट डिक्लेयर्स द ग्रेट राइट एंड फ्रीडम which the people of India intended to secure to all the citizen and the basic type of government and polity। आप कहते हैं साहब हम लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद भारत को हमने आजाद कराया और आजाद भारत में भारत के नागरिकों के पास अधिकार होने चाहिए। उन अधिकारों का स्वरूप क्या होगा? उस न्याय व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा? आप कहें प्रेम्बल को आप देखिए, प्रेम्बल जस्टिस की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। प्रेम्बल लिबर्टी की बात करता है। आप कहें लिबर्टी किस चीज की? लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एक्सप्रेशन। आप कहें प्रेम्बल इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड ऑफ ओकेजन। आप कहें फ्रेटर्निटी की बात करता है, जो भारत के संविधान में वर्णित राइट टू रिलीजियस फ्रीडम और सेकुलरिज्म की आत्मा है। बंधुत्व, सेकुलरिज्म क्या है? अरुणा रॉय में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेकुलरिज्म का मतलब है फ्रेटर्निटी। एसआर बुम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेकुलरिज्म मतलब है फ्रेटर्निटी। टू मेक सेकुलर प्रिंसिपल एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ ऑफ इंडियन सिटीजन, जहां सरकारों को कुछ न करना पड़े, हमारे आपके जीवन का एक कोहेरेंट पार्ट हो। फ्रेटर्निटी कहां से पता चलेगा? भारत की संविधान की प्रस्तावना से। तो निश्चित तौर पर ये तीनों विषय आपको पता होने चाहिए, आपको समझना चाहिए। ये आपकी मदद करेंगे पूरे संविधान को समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम भारत के संविधान की प्रस्तावना के प्रेम्बल की बात करते हैं और अगर हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को रेफर नहीं किया तो यह अन्याय होगा और हमारा आंसर हमेशा इनकम्प्लीट माना जाएगा। इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट 1960 में बेरूबरी का आता है। बेरूबरी के केस में निश्चित तौर पर भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री का डिस्प्यूट था। यह विषय भारत के सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। भारत के सुप्रीम कोर्ट में बेरूबरी के केस में जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब थे, जस्टिस गजेंद्र गटकर साहब थे, सिन्हा साहब थे। उनसे एक गलती हो गई भारत के संविधान के प्रेम्बल को समझने में। 1960 के दशक में हमारी सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसे हम संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर कहते हैं, उसने कहा दैट प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा नहीं साहब, प्रेम्बल पार्ट नहीं है। उन्होंने कहा जब हम सब्सटेंशियल पावर की बात करेंगे तो इट हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड इन द मेन बॉडी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेम्बल में नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर गजेंद्र गटकर साहब ऑथर थे बेरूबरी के, उन्होंने कहा कि प्रेम्बल की इंपॉर्टेंस है। अगर कहीं कंफ्यूजन है संविधान के दो प्रोविजंस में, व्हेन देयर विल बी एन एम्बिग्युइटी बिटवीन टू टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द एड ऑफ प्रेम्बल कैन बी टेकन फॉर सेक ऑफ इंटरप्रिटेशन, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यह दौर था 1960 का, देश को आजाद हुए केवल 10 साल हुए थे, इंटरप्रिटेशन का दौर चल रहा था संविधान के।
उसके बाद एक बेहद इंपॉर्टेंट निर्णय आता है जिसे हम जानते हैं केशवनंदा भारती केस 1973। वो ऐतिहासिक तारीख थी 24 अप्रैल 1973 को, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच के माध्यम से निश्चित तौर पर भारत के संविधान के प्रेम्बल पर एक बेहद अहम टिप्पणी की। जस्टिस सीकरी साहब, जिन्हें हम इंस्पिरेशन के रूप में भारत के संविधान में पढ़ते हैं, पेज नंबर 1463 पर उन्होंने एक हिस्टोरिकल कमेंट दिया जो जजमेंट का पार्ट बना। उन्होंने कहा दैट द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट एनश्राइंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जस्टिस सीकरी ने कहा कि अगर भारत के संविधान को पढ़ना है, देन द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रेड इन द ग्रैंड एंड नोबल विजन व्हिच हैव बीन एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान पढ़ना है तो प्रस्तावना के चश्मे से पढ़ो। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा जस्टिस सीकरी ने कहा। और जस्टिस सीकरी ने तो यहां तक कह दिया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत की विधायिका के ऊपर प्रतिबंध लगाती है, दैट इट imposes an implied restriction upon the power of the legislature of this country. That legislature of this country, that is the parliament, can amend any part, any provision by virtue of Article 368, but it cannot distort the basic structure of the constitution. क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? जो मैंने आपको बताया वही जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, यही तो है बेसिक स्ट्रक्चर। तो यह विषय भारत के संविधान की प्रस्तावना से केशवनंदा भारती में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश के सामने रखा। और निश्चित तौर पर 1973 के बाद वी हैव सो मैनी ऑफ जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जहां पर प्रेम्बल की सहायता को लेकर एक नई व्यवस्था को स्टैब्लिश किया गया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे रणधीर सिंह का केस ले सकता हूं। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1982 में आया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी देते हुए, आर्टिकल 21 की सैंक्टिटी देते हुए कहा कि यस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 21 का इंस्टांट पार्ट है। जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम्बल की मदद ली। तो निश्चित तौर पर यह बात तो तय हो गई कि प्रेम्बल भारत के संविधान का अभिन्न हिस्सा है और उसकी मदद ली जा सकती है, और वही संवैधानिक निर्माताओं के सपनों को जानने की ये कुंजी है। हम कहते हैं ना that the preamble is the key to open the mind of the framer of the Indian Constitution, तो उस पर एक आधिकारिक मोहर लग गई केशवनंदा भारती से। एक बेहद महत्वपूर्ण विषय आता है कि कैन प्रेम्बल बी अमेंडेड। इसका जवाब भी केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संवैधानिक बेंच के माध्यम से दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, हम प्रेम्बल को संविधान का पार्ट मानते हैं, और जिस तरह संविधान के दूसरे पार्ट्स में अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, प्रेम्बल में भी किया जा सकता है, बट सब्जेक्ट टू वन लिमिटेशन, दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्टॉर्ट द वेरी बेसिक वैल्यूज, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप प्रेम्बल को बदल लीजिए, बस मूल तत्व डिस्टॉर्ट नहीं होने चाहिए। और आप सभी को पता है, बाय वर्च्यू ऑफ दिस 42nd अमेंडमेंट 1976 we have incorporated three most important terms: सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, इंटेग्रिटी। यह कहना गलत होगा कि यह केवल 42वें संवैधानिक संशोधन से इंट्रोड्यूस हुआ। यह विषय पहले भी थे। जब मैं डिटेल में इस लेक्चर को लूंगा तो निश्चित तौर पर संवैधानिक सभा में जो डिबेट हुई प्रेम्बल को लेकर, चाहे वो पूर्णिमा बैनर्जी हो, चाहे जेबी कृपलानी हो, उन सारे विषयों पर अपन एक विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन यह बात तो पक्की है, यस, प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड, और इसका जीवंत उदाहरण है दैट बाय वर्च्यू ऑफ दिस अमेंडमेंट। तो निश्चित तौर पर प्रेम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के संविधान की आत्मा है, और हमारे पीएसआईआर के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे रटना नहीं है, इसे समझना है, क्योंकि ये हर जगह आपकी मदद करेगा। तो निश्चित तौर पर इस टॉपिक को हम लोग डिटेल फॉर्म में भी पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच।